जय हिंद, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश युद्ध भूमि में। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़ और मेरे साथ है मेरे सहयोगी संजय। अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बरकरार हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को सख्त चेतावनी दी जा रही है, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर हालात बिगड़े तो जंग कभी भी भड़क सकती है। तो मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब एक बड़ा और चौंकाने वाला दावा भी सामने आया है। ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने आरोप लगाया है कि अमेरिका और इजरायल ने सिर्फ 3 दिनों में ईरान की सरकार गिराने की योजना बनाई थी। इस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई गंभीर दावे किए, जिन पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। उधर दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और ईरान दोनों इस रणनीतिक जलमार्ग पर अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं, जिसका सीधा असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहा है। तो इन तमाम मसलों पर हम अपने एक्सपर्ट के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ युद्ध भूमि में, जहां हम लेकर आते हैं वो खबरें जो सत्यता और सटीकता पर आधारित होती हैं। अमेरिका और ईरान के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बरकरार हैं और बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को सख्त चेतावनी दी है, तो वहीं ईरान की तरफ से भी पलटवार करते हुए साफ कहा गया है कि जंग कभी भी भड़क सकती है। दरअसल इसी बीच कूटनीतिक मोर्चे पर भी हलचल तेज है। ईरान ने कथित तौर पर ट्रंप प्रशासन के सामने 14 बिंदुओं का नया प्रस्ताव रखा है, जिसका मकसद सीज फायर नहीं बल्कि पूरी तरह युद्ध खत्म करना बताया जा रहा है। इससे पहले अमेरिका की ओर से 9 बिंदुओं का प्रस्ताव भेजा गया था। ईरान अब इस नए प्लान पर अमेरिका के प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसके स्वीकार होने पर संदेह भी जताया है। ट्रंप ने दो टूक कहा है कि ईरान को अपने पिछले दशकों के व्यवहार की कीमत चुकानी होगी और फिलहाल ये प्रस्ताव उन्हें स्वीकार्य नहीं लगता है। No, I haven't. I'm looking at it up here. Yeah, I'll let you know about it later. तो ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए भी कहा है कि अगर ईरान ने कोई गलती की तो अमेरिका फिर से सैन्य कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने दावा किया कि ईरान की मिसाइल क्षमता का बड़ा हिस्सा पहले ही तबाह किया जा चुका है, बाकी को भी खत्म किया जा सकता है। Well, I'd like to eliminate it. Yeah, I'd like to. It'd be a start for them to build up again, and yeah, I would like to eliminate it. दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी सख्त रुख अपनाया गया है। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मोहम्मद जाफर अस्दी ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के साथ फिर से युद्ध छिड़ सकता है। उन्होंने कहा है कि ईरानी सेना पूरी तरह से तैयार है और किसी भी आक्रामक कदम का जबरदस्त जवाब दिया जाएगा। तनाव के बीच ईरान ने साफ किया है कि वो लंबी खिंचने वाली सीज फायर प्रक्रिया के पक्ष में नहीं है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका जहां 60 दिनों का समय चाहता था, वहीं ईरान ने 30 दिनों के भीतर सभी मुद्दे सुलझाने की बात कही है। ईरान का जोर है कि बातचीत का फोकस युद्ध खत्म करने पर होना चाहिए, ना कि सिर्फ युद्ध विराम बढ़ाने पर। और कुल मिलाकर एक तरफ युद्ध की धमकियां और दूसरी तरफ कूटनीतिक प्रस्ताव, इन दोनों के बीच अमेरिका और ईरान के रिश्ते बेहद नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। अब नजर इस बात पर है कि क्या ये 14 पॉइंट प्लान टकराव को थमा पाएंगे, रुक पाएगा, हालात बिगड़ेंगे या फिर सामान्य हो जाएंगे। तमाम सवालों पर अपने विशेषज्ञ के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको प्रस्ताव की कुछ बड़ी बातें और बड़े अपडेट पिंकी बताने जा रही है। बिल्कुल, युद्ध लगातार जारी है। इसी बीच प्रस्ताव को लेकर बातचीत हो रही है और इस प्रस्ताव को लेकर क्या बड़े अपडेट है, क्या बड़ी बातें हैं, इस पर हम बात कर लेते हैं। ईरानी मीडिया सूत्रों के मुताबिक ईरान के नए प्रस्ताव की बड़ी बातें सामने आई हैं और इसी के साथ यहां पर इस नए प्रस्ताव की जो बड़ी बातें उसमें है 30 दिन में यहां पर समाधान होना चाहिए, यानी कि सीज फायर नहीं बल्कि पूरी तरीके से समाधान इस युद्ध को लेकर होना चाहिए। ये ईरान ने कहा इस प्रस्ताव में कि केवल सीज फायर नहीं बल्कि परमानेंट इसका समाधान होना चाहिए। युद्ध खत्म करे, पर ईरान का फोकस जो है वो किन चीजों पर है, ये देखिए। ईरान ने ये कहा है कि युद्ध खत्म करे, केवल सीज फायर नहीं, लेकिन जो फोकस है वो देखिए अमेरिका इजराइल से गैर आक्रामकता की गारंटी की मांग की जा रही है, यानी कि उन्हें आक्रामक नहीं होना होगा, इसकी गारंटी उन्हें देनी होगी। आगे के लिए, भविष्य के लिए भी उनको गारंटी देनी होगी कि वो आगे जाकर युद्ध नहीं छेड़ेंगे या फिर कोई भी हमला नहीं करेंगे। ईरान के आसपास से अमेरिकी सेना हटाने की शर्त जो कि पहले भी रखी गई थी और अब भी रखी जा रही है कि यहां पर ईरान के आसपास जो भी सेना तैनात की गई है उसको अमेरिका को हटाना चाहिए। हॉर्मुज और ईरानी
पोर्ट से नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करने की बात कही गई है कि यहां पर जिस तरीके से नाकेबंदी की गई है वो पहले से ईरान कहता जा रहा है अपनी शर्तों में कि इस नाकेबंदी को हटाइए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। फ्रीज ईरानी संपत्तियों को तुरंत से रिलीज करने की मांग की गई है। बहुत सी ऐसी संपत्तियां हैं ईरान की जो फ्रीज की गई हैं, उसको लेकर भी लगातार ईरान जो है अपनी मांग रखता रहा है, उसको लेकर भी लगातार जो है अमेरिका से बात करता रहा है। सभी प्राथमिक और दूसरी जो संपत्तियां हैं, जिस तरीके से प्रतिबंध उन पर लगाए गए हैं, संपत्तियों की इससे पहले हमने बात करी, लेकिन जो व्यापार को लेकर भी अलग अलग तरह के प्रतिबंध जो है ईरान पर अमेरिका की तरफ से लगाए गए हैं, उसको लेकर भी ईरान शर्त रख रहा है। ईरान जो है इस प्रस्ताव में यह भी कह रहा है कि वो तमाम जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनको भी हटाना होगा। लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करने पर जोर दिया है ईरान ने। यहाँ पर उन्होंने पिछले 4 हफ्ते में 8 बार बयान दिया है, बार बार उन्होंने एक ही चीज रिपीट की है कि वह जल्दी से जल्दी ईरान पर हमला करना चाहते हैं। अभी पिछले हफ्ते रिपोर्ट्स ऐसी भी आई कि सीज फायर के दौरान यानी 8 अप्रैल से लेकर आज तक अमेरिका ने 6500 टन से ज्यादा बारूद यानी बॉम्ब्स, हथियार, मिसाइल इजराइल को सप्लाई किए हैं। संजय देखो, ईरान मैं एयरफोर्स में पायलट था, उस अनुभव से बोल रहा हूँ, मैं 23 पायलट था। मैंने 6500 टन जो हथियार देखे हैं, बहुत बड़ा भंडार होता है। अगर आप मोटा मोटी समझें तो ये इंडियन एयरफोर्स की जो टोटल भंडार क्षमता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। तो 6500 टन बॉम्ब से इजराइल करेगा क्या? नेतन्याहू चाहते हैं बस मौका मिले, थोड़ा सा हिंट मिले और ईरान के ऊपर बमबारी शुरू कर दें। आमतौर पे जो टन के हिसाब से बताता हूँ, जो कन्वेंशनल बॉम्ब्स होते हैं जो कि आमतौर पे इजराइल द्वारा छोड़े जा रहे हैं, वो ज्यादातर 250 किलो के होते हैं, 500 किलो के होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर उनके पास 6500 टन के बॉम्ब्स हैं तो एक एक टन का मतलब है 4-4 बॉम्ब। सही बात है। तो उनके पास 24,000 बॉम्ब्स हैं। बहुत भयंकर वॉर मटेरियल उन्होंने जमा कर लिए हैं। नेतन्याहू क्या करेंगे? देखो, अमेरिका की मजबूरी है, डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी है कि नाना कारण से वो फिलहाल हमला शुरू नहीं कर पा रहे हैं ईरान के ऊपर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पीछे से नेतन्याहू को इशारा दे देना है कि नेतन्याहू चालू हो जाओ, बॉम्बिंग चालू कर दो। जी संजय। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, इस वक्त लेबनान पे चालू भी हैं, वो तो बहाना ढूंढते हैं। और एक चुनौती है सर, इस बात को डिनाई भी नहीं किया जा सकता कि ईरान ने जिस तरीके से प्रॉक्सी पाले थे, उस आधार पर तो इजराइल के लिए उस वक्त सर्वाइवल की कंडीशन बड़ी डिफिकल्ट थी। उसके लिए तो युद्ध करना ही अपने आप में खुद को जीवित रखने के बराबर होता है। और ईरान भी इतना शरीफ नहीं है कि अगर वाकई में युद्ध विराम कर दिया जाए तो वो इजराइल को फिर से टारगेट नहीं करेगा, फिर से अपने ये जितने मिलिटेंट्स हैं या फिर कहा जाए कि प्रॉक्सी को वो एक्टिवेट नहीं करेगा, मौका मिलते ही ये करना शुरू कर देगा। तो अगर अमेरिका इस युद्ध से हटता है तो भी क्या मिडिल ईस्ट में शांति की संभावना है क्या, संजीव जी? हाँ, ये आपने देखिए बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया है। और देखिए, शांति की संभावना तभी हो सकती है कि जब दोनों ही पक्षों के अंदर एक बुद्धिमत्ता आए। और इजराइल का जो फैक्टर है वो इस पूरे युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। और इजराइल के संदर्भ में ईरान की जो इस्लामिक रिजीम का जो अप्रोच अगर ऐसा ही बना रहा तो मैं फिर शांति की कोई अभी संभावना नहीं देखता, दूर दूर तक नहीं देखता। और ये युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है और इजराइल तो इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, और वो उसके लिए अस्तित्व का भी प्रश्न है। तो देखिए, मैं इस बात को फिर एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि ये जो मिडिल ईस्ट की जो पूरी क्राइसिस है उसका समाधान एकमात्र है, वो है डायलॉग एमंग सिविलाइजेशन। इसकी जो सोच, जो अब्राहम एकॉर्ड्स की जो सोच है, अब्राहम एकॉर्ड्स में ही सारी समस्याओं का समाधान छुपा हुआ है। लेकिन यदि अब्राहम एकॉर्ड्स को इग्नोर करने की कोशिश की जाएगी, उसे डीरेल करने की कोशिश की जाएगी, जैसा कि हमास ने किया, और हमास का जो ईरानियन टेरर प्रॉक्सी था, उसने अगर इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया था तो उसके पीछे का कारण यही था कि वो ये जो अब्राहम एकॉर्ड्स के तहत जो अरब और इजराइल के बीच में जो बातचीत चल रही थी, जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, रीजनल इंटीग्रेशन प्रोसेस, पीस प्रोसेस जिसे कहा जा रहा था, और सऊदी अरबिया, यूएई, बहरीन के साथ इजराइल के संबंध लगातार अच्छे होते जा रहे थे, उसको डीरेल करने के लिए, उसको डिसरप्ट करने के लिए ये जो 7 अक्टूबर का हमला किया गया था। फिर क्या कारण था? 2007 से ये हमास शासन कर रहा था
लेकिन ये 2023 में आकर के उसने इतने लंबे समय तक इजराइल ने उसके साथ कोलैबोरेट किया और ऐसा लगने लगा था कि अब इजराइल और हमास के बीच में गाजा में एक स्टेटस को बन गया है, एक सहमति बन गई है और दोनों अब शांति के साथ रहेंगे। और गाजा के लोग इजराइल में आते थे, काम धंधे करके वापस लौट जाते थे। इजराइल भी तमाम सब्सिडीज इत्यादि देता था। इजराइल ने भी बहुत कोऑपरेट किया और उसको ऐसा लगता था कि ये जो हमास अब बदल गया है, अब तो ये शासक हो गया है, पहले ये टेररिस्ट एंटिटी था, इस तरीके की सोच। तो कहीं थोड़ा सा ढील लग गई क्योंकि एक लंबा अंतराल बीता था 2007 से 2023, तो उनको लगा कि ये तो गाजा में ऐसा कुछ होगा नहीं, गाजा में तो इस तरीके के। लेकिन वहां पर हमने ये देखा कि ये पूरा जो अंतराल था उसमें वो टनल्स ओवर टनल्स ओवर टनल्स का जो जाल नहीं जंजाल बिछाने का जो काम है वो हमास ने किया। और वो टनल को बनाने का किसने उसको स्पॉन्सर किया? इस्लामिक रिजीम ने किया था। और ये जो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है, जो उसको डिसरप्ट करने की साजिश रची, वो जाहिर है कि इजराइल भी उसको, ईरान उसको पसंद नहीं कर रहा था कि इजराइल के साथ इस तरीके का इंटीग्रेशन हो रहा है। इजराइल को यूएई ने रिकॉग्नाइज कर लिया, बहरीन ने रिकॉग्नाइज कर लिया, कुछ एक दो अन्य राष्ट्रों ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया, सऊदी अरबिया भी कर सकता है कल को। तो ये जो देखिए इस्लामिक रिजीम को जो इजराइल, स्टेट ऑफ इजराइल के प्रति जो नफरत है उसको त्याग देना चाहिए। ये हाई टाइम है, ये खत्म होने की सिचुएशन कब पैदा होगी? तो होगी नहीं। मुझे लगता है कि दोनों देश तो चाहते हैं, सांप नेवले हैं। जब तक वो नहीं त्यागेंगे, ये सांप नेवले हैं, एक मरेगा तो एक जिंदा रहेगा। इन दोनों की सोच में यही दिखाई देता है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अब एक नया और चौंकाने वाला दावा सामने आया है। ईरान के सर्वोच्च नेता की प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने आरोप लगाया है कि अमेरिका और इजराइल ने सिर्फ 3 दिनों में ईरान की सरकार गिराने की योजना बनाई थी। इलाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान इस युद्ध को नहीं चाहता था, लेकिन हालात ऐसे बने कि उसे इसमें शामिल होना पड़ा। उन्होंने दुनिया के देशों से अपील की है कि वे आगे आएं और इस युद्ध को रुकवाने में भूमिका निभाएं। तो जाहिर सी बात है, ये सुनाते हैं आपको। But Iran was forced by the war, and several times Iran tried to be avoided from this war, and offered a lot to them. And I don't know what is the condition of these people and these countries. They want to impose to other countries what they want. तो ईरान ने और क्या कुछ दावे किए हैं वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल ईरान का जो बड़ा दावा है, 3 दिन में सरकार गिराने की योजना थी इजराइल और अमेरिका के मिलकर। अमेरिका इजराइल का यह बड़ा आरोप है। अमेरिका इजराइल पर 4 साल से बन रही थी रणनीति, कई देशों को दी गई थी जानकारी। इलाही के मुताबिक ओमान में बातचीत के जरिए समाधान की कोशिश हो रही थी और शुरुआती दौर में बातचीत सफल भी रही, लेकिन अचानक हालात बदले और जिनेवा में प्रक्रिया शिफ्ट होने के बाद हमला शुरू हो गया। हम युद्ध नहीं चाहते, ये भी उन्होंने कहा। मजबूरी में शामिल हुए हैं, ये भी ईरान का दावा है। कई बार टालने की कोशिश की। दूसरे पक्ष पर आरोप, जंग थोप दी गई हमारे ऊपर जबरदस्ती और दुनिया से अपील, युद्ध रुकवाएं। इलाही ने यह भी कहा कि इस युद्ध का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उनके मुताबिक हजारों नागरिकों की जानें जा चुकी हैं और बुनियादी ढांचे को भारी भरकम नुकसान भी पहुंचा है। अब चलिए आपको बताते हैं कि जंग का क्या असर हुआ है। ईरान का जो दावा है उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो 4000 से ज्यादा नागरिकों की मौत अब तक हो चुकी है, 40,000 से ज्यादा घायल हुए हैं इस युद्ध में, 1 लाख से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं और 50 से ज्यादा अस्पताल और 25 यूनिवर्सिटी जो हैं वो इससे प्रभावित हुई हैं। इलाही ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से निष्पक्षता और न्याय की मांग करते हुए कहा है कि सवाल ईरान से नहीं बल्कि उन देशों से पूछा जाना चाहिए जिन्होंने इस संघर्ष की शुरुआत की। कुल मिलाकर एक तरफ युद्ध के आरोप प्रत्यारोप हैं तो दूसरी तरफ शांति की अपील। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह जंग अब थमेगी या आरोपों का दौर इसे और भी ज्यादा भड़काएगा। तो हमारे सारे मेहमान इस वक्त जुड़े हैं। ओपी तिवारी साहब, शुरुआत मैं अब आपसे करता हूं। एक बड़ा दिलचस्प अभी जैसा कि संजीव जी ने कहा और देवनाथ साहब ने भी इस बात का जिक्र किया कि अगर शायद वो अक्टूबर में जो हमला हुआ था वो नहीं हुआ होता तो ये हालात पैदा नहीं होते। इससे ईरान को भी बड़ा नुकसान हुआ है और इसराइल को भी नुकसान हुआ है। लेकिन ये जो अब्दुल मजीद हकीम इलाही दावा कर रहे हैं कि 4 साल से वहाँ के रेजिम को चेंज करने की तैयारी अमेरिका और इसराइल मिलकर कर रहे थे, कई देशों को जानकारी दी गई थी, तो फिर ये तो उससे भी पहले की बात हो जाती कि ये प्लान किया जा रहा था, पूरी कॉन्स्पिरेसी की जा रही थी। इसको इस आरोप को कितना सीरियसली समझा जाए? ओपी तिवारी साहब। सर अमेरिका ने पीएलओ के खिलाफ जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। हमास को किसने खड़ा किया? हमास को तो इजराइल ने खड़ा किया।
अमेरिका ने खड़ा किया। इनके पास में सुरंगें बन रही थी, टनल्स बन रहे थे, इनके मोसाद को कुछ पता नहीं चल रहा था। ये बड़े अचंभा की बात है कि हमास को फुल सपोर्ट कर रहे थे, इसराइल के पैसा से इनका टनल बना। इसका मतलब इनका इंटेलिजेंस टोटल फेल हुआ वहां पर, इट वाज टोटली फेल्ड। जो ईरान में काम कर रहे थे अगर वही हमास में काम करते तो हमास अटैक नहीं, गाजा में काम करते अटैक नहीं हो सकता था। इसमें ईरान को पूरा ब्लेम करना तो हम नहीं मानते हैं। इसमें तो इजराइल और अमेरिका की बहुत बड़ी गलती है, मोसाद की गलती है। अपने घर के पास ठीक नहीं कर रहे हो, बल्कि ईरान में घुस के वहां पता लगा रहे हो कि वहां कैसे रिजीम बदली जानी चाहिए। रिजीम बदलने की तैयारी इनकी बहुत पहले से चल रही थी। ये शाह को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे जो अमेरिका में असाइलम में, उसमें सोचा कि पब्लिक और इसमें थोड़ा गैप है, उसका फायदा उठा सके। लेकिन जो भी नाराजगी जो रोड पर सड़क पर आए वो ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाए, बिकॉज वो आम नहीं थे और उससे ज्यादा लोग खवाने के पक्ष में। अभी ट्रंप साहब को लग रहा है कि पॉलिटिकल एलीट और मिलिट्री एलीट में थोड़ा डिफरेंसेज हैं, जो गार्ड्स है और पॉलिटिकल एलीट में थोड़ा डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस का फायदा उठाने के लिए ये स्टेटमेंट लगा रखा काफी देर तक। लेकिन जहां तक मिलिट्री का सवाल है वो भी ईरान की तैयार बची हुई है और ये तबाह अवश्य करेंगे। देखिए अगर लड़ाई होती है तो इजराइल के पक्ष में पूरा नहीं जाएगा। अभी देखिए पहली बार जो बॉम्बर B-2 ने ड्रॉप किया था उसके बाद से खाली इजरायली एयरक्राफ्ट ये अटैक करते रहे, अमेरिकन एयरक्राफ्ट जाने बंद हो गए थे, बिकॉज इनके ब्रिगेड्स को भी नुकसान अवश्य हुआ था। इस जहाज अगर वॉर आगे बढ़ती है तो ईरान तो तबाह हो ही रहा है, लेकिन अमेरिका को परेशानी होगी और सबसे ज्यादा तबाही मिडिल ईस्ट देशों की होगी, जो आंख बंद करके अभी भी अमेरिका के पीछे लगे हुए हैं। अमेरिका पर दबाव नहीं डाल रहे कि वॉर रुके, क्योंकि अगर उनके डिसैलिनेशन प्लांट को अगर इजराइल में टारगेट कर दिया हुआ तो कई जैसे देश जो 90% उसी पर डिपेंडेंट है, इनकी तबाही आवश्यक होगी। ये ईरान इंडिकेशन दे चुका है। इवन अरब देशों को समझना चाहिए कि इराक को अमेरिका ने क्या किया, अफगानिस्तान को क्या किया, लीबिया को क्या किया। इनको समझना चाहिए कि अमेरिका को जब तक सह देते रहेंगे तो मिडिल ईस्ट तबाह होता रहेगा। इसलिए दुनिया में सारे देशों को इनके खिलाफ आना पड़ेगा ट्रंप साहब के पास। नहीं सर, ईरान तो ये जो 14 पॉइंट है इसमें एक पॉइंट तो ये भी रखा है ना कि जो मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकी बेस हैं सैनिक इनको वापस जाना चाहिए, ये यहाँ रहने नहीं चाहिए। लेकिन इसका एक नुकसान भी ये होगा कि अगर वाकई में ऐसा हो जाता तो फिर अमेरिका की दादागिरी खत्म हो जाएगी हर जगह से। अमेरिका ऐसा कभी चाहेगा नहीं। और दूसरा, ईरान अगर ये करवाने में सफल होता तो ईरान तो फिर मुस्लिम ब्रदरहुड का सबसे बड़ा बॉस बन जाएगा। देखिए ब्रदरहुड और बॉस बनने की बात है, अभी तो सर्वाइवल का सवाल है। अभी तो हाँ, ईरान को अभी उभरने में सीधे तबाही हो चुकी है, उसको एक सही रास्ते पे आना बहुत समय लगेगा। तो ये दादागिरी का सवाल खाली अमेरिका के लिए ये लग्जरी है, ये हम दादा बनना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। ये कब तक बने रहेंगे जब तक चीन और रशिया के साथ नहीं आएगा। एक बार चीन और रशिया के सैटेलाइट सपोर्ट से अगर ईरान को मिल गया तो इनकी मिसाइल अमेरिका को बहुत तबाह कर सकती है। तो ये डरना कि ईरान सबको तबाह कर देगा, मजबूत कर देगा, ईरान को उभरने में भी कई डिकेड्स लग जाएंगे। तो ये डर तो दिखाने के लिए। लेकिन इन अरब देशों का जो है जिनके पास एडवोकेसी है, मतलब खाली रजवाड़े हैं, सुल्तान है, उनको मालूम है, तो इसलिए कुछ पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा, क्यों सामने नहीं आ रहे। एकदम बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका को देते थे और अमेरिका अपने आप को नहीं बचा पाया, तो इनकी देशों को क्या बचाया, ये समझने की आवश्यकता है। और ईरान भी इनसे कई बार माफी मांग चुका है। हम उनको जहां भी शक होता था कि CIA के एजेंट एकदम मिलिट्री पावर छिपे हुए रेजिडेंशियल एरिया में, वहीं अटैक करता था, उसी कंपनी पर अटैक करता था जहां शक होता था CIA छपे हुए। ये देखिए ये समझ में आने की चाहते हैं और प्रेशर इनके पास आएगा। इनका कंट्री लोकल प्रेशर तो ट्रंप के पास आ ही गया है। अब मिडिल ईस्ट देशों का प्रेशर जब आए या चाइना और रशिया का थोड़ा प्रेशर आए तभी जाके ये वॉर रुकेगी। और इजराइल का जो नेतन्याहू का जो मेन एक मकसद है लितानी रिवर के नीचे साउदर्न पोर्शन में जो फर्टाइल लैंड है वो कब्जा कर सके, और तब तक अभी 5 किलोमीटर बढ़ चुके हैं, 10 किलोमीटर और है। ये दोनों इजराइल की अगर ये जब भी ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा तो हो सकता है उसके बाद ये वॉर रुके। नहीं, बड़ी जबरदस्त बात कही आपने। लेकिन क्या मिडिल ईस्ट के देश वाकई में ईरान को चाहते हैं कि ईरान इस तरीके से यहाँ पर, मुझे जहाँ तक जानकारी सऊदी अरब खुद नहीं चाहता, हॉर्मुज को लेकर उसकी नजर पड़ी हुई है। जब जब ये ब्लॉक हो जाता है हॉर्मुज, तब जाहिर सी बात है कि UAE और सऊदी अरब, ये जितने भी मिडिल ईस्ट में देश हैं, बहरीन है, कतर है, सबकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो ये तो अब राइवल्स के तौर पर देखना शुरू कर दिया है। देवनाथ साहब, एक बड़ा जबरदस्त जिक्र इन्होंने किया। हालांकि हम जिक्र कर रहे हैं कि जो अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा है कि ये तो कॉन्स्पिरेसी ईरान को पहले से खत्म करने की जा रही थी, हमारे साथ धोखा किया गया है। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात अभी तिवारी जी ने कही है कि हमास को पालने में ईरान से ज्यादा भूमिका खुद इजराइल की रही है। और यह बड़ी बात है क्योंकि मोसाद वो एजेंसी मानी जाती है जो सूंघ लेती है कहां क्या हो रहा है पूरी दुनिया भर में। उसको यही नहीं पता कि वाकई में हमास में टनल्स का पूरा नेटवर्क बिछाया जा रहा है। हिजबुल्लाह वहां पर यह ऐसी तैयारी करता दिखाई दे रहा है। संजय, इसमें कोई शक नहीं है कि हमास को इजराइल ने ही खड़ा किया था। ये समझना पड़ेगा क्यों। एक समय था 1950-60 के दशक में, वहाँ PLO बहुत पावरफुल था।
पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यासर अराफत तो 80 के दशक में भारत में आए थे बतौर स्टेट गेस्ट। पीएलओ को इजराइल ने कभी ज्यादा प्रश्रय नहीं दिया, कभी इजराइल ने पीएलओ को पसंद नहीं किया, यासर अराफत को भी पसंद नहीं किया। उसके बाद जो बाकी टेरर ऑर्गेनाइजेशन बने, फतह बना, अल फतह बने, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए समझ नहीं आ रहा था इजराइल को। तो शिन बेत है उनकी ऑर्गेनाइजेशन जिसने इजराइल की, जिसने की हमास को एज ए काउंटर टू फतह या अल फतह एज ए काउंटर खड़ा किया, ये सोच के कि दोनों की आपसी लड़ाई में पीएलओ तो खत्म हो चुका था, दोनों की आपस में लड़ाई में अल फतह को ये लोग खत्म कर देंगे, हमास, और हमास जो है वो फिर शिन बेत के कंट्रोल में रहेगा। ऐसा हुआ नहीं। आस्ते आस्ते ऐसा हो गया 2005-2006 में कि आस्ते आस्ते हमास जो है पॉलिटिकल पावर भी बन गया। बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय अलग अलग कानूनों के तहत ऐसा हो गया कि गजा से इजराइल को बाहर निकलना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, अमेरिका ने भी हामी भरी थी, यूरोप के देश भी इसी के पक्ष में थे। तो जब हमास को मौका मिला तो वो शुरुआती दौर में, मैं 2005 से बोल रहा हूँ, शुरुआती दौर में वो पॉलिटिकल पावर बन के आए, पॉलिटिकल पार्टी थी, ग्राउंड लेवल पे पकड़ बहुत मजबूत थी। अब बाद में वो आस्ते आस्ते मिलिट्री पावर बन गए। अब ये बहुत ही सवाल इंपॉर्टेंट है कि क्या शिन बेत, देखिए वहां पर मोसाद जो है ज्यादातर एक्सटर्नल एजेंसी है, विदेशों पे काम करती है, और शिन बेत जो है वो इजराइल के अंदर और गजा के अंदर या वेस्ट बैंक के अंदर काम करती है। क्या शिन बेत को पता नहीं लगा कि हमास इस तरह से हथियार बना रहा है? दर्जनों रिपोर्ट हैं। इनफैक्ट जिस दिन नेतन्याहू के ऊपर बहुत बड़ा महाअभियोग है कि जो 8 अक्टूबर 2024 का जो हमला, 2023 का जो हमला था, वो उसकी कम से कम 8 रिपोर्टें नेतन्याहू के पास आ चुकी थी कि पीएलओ ऐसा हमला अंजाम दे सकता है, लेकिन उन्होंने इन रिपोर्ट्स के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। इसके खिलाफ इजराइल की कोर्ट में वहां केस भी चल रहा है। अब जो इजराइल के अंदरूनी पॉलिटिक्स में जो नेतन्याहू के खिलाफ हैं, उनका कहना है कि नेतन्याहू ने जानबूझ के इन 8 इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को कोई वजन नहीं दिया, क्योंकि नेतन्याहू एक बहाना ढूंढ रहे थे कि कुछ गलती कर दे हमास, और फिर नेतन्याहू को एक बहाना मिल जाए कि पूरी इजराइल की आईडीएफ को हमास को खत्म करने के लिए लगा दो। अब नेतन्याहू ने ये नहीं आकलन किया कि हमला इतना बड़ा होगा। नेतन्याहू को मालूम था कि हमला होगा, ठीक है, 7, 8, 5, 10 कैजुअलिटी होगी, तो वो 1200 कैजुअलिटी हो जाएगी, ये नेतन्याहू ने आकलन नहीं किया था। लेकिन उसके बाद नहीं सर, नेतन्याहू बहुत अच्छी तरह से नहीं, वो तो बिल्कुल सही है। मुझे याद है जब इस्माइल हानिया था, या फिर उसके बाद या यासिर निवार था, या फिर अगर हिजबुल्लाह की बात करें वहां पर नसरल्ला, इजराइल इतना बच्चा देश तो है नहीं कि उसको अंदाजा था कि अगर एक बार हमला किया गया हमास पर, चाहे अच्छा बीच में हूती ने भी कुछ वहां पर अटैक करने की कोशिश की थी, ये 3 तरफ से युद्ध उसके ऊपर एक झटके में शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर कहानी वही शुरू होती है कि अगर एक सांप को मारने के लिए दूसरे को आपने पाल रखा था, क्या इजराइल के लिए वही दंश बन गया था? और उसको जब मौका मिला तो फिर ईरान ने भी अपनी तरफ से शह देने की कोशिश की, हथियार देने की कोशिश की, चूंकि एक तरह से पिट्ठू तो वो ईरान के ही थे, लेकिन वो दोनों तरफ से डबल गेम खेल रहे थे। इस बात का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है पिंकी। दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देश इस रणनीतिक जलमार्ग पर अपने अपने रुख पर अड़े हैं, जिसका सीधा असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। बढ़ती तेल और गैस की कीमतों के बीच अमेरिका ने शिपिंग कंपनियों को सख्त चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने सुरक्षित मार्ग के लिए ईरान को कोई भुगतान किया तो उन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अमेरिकी विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय यानी कि OFAC की इस चेतावनी के बाद तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका का कहना है कि किसी भी तरह का भुगतान, चाहे नकद हो, डिजिटल हो या फिर किसी अन्य माध्यम से, प्रतिबंधों के दायरे में आ सकता है। ये विवाद उस टोल बूथ जैसे मॉडल से जुड़ा बताया जा रहा है जिसमें ईरान जहाजों से सुरक्षित मार्ग के बदले शुल्क वसूलने की कोशिश कर रहा है। इन हालातों में किस तरह के हालात बने हुए हैं, ऐसे में समझिए कि तेल सप्लाई पर कैसे असर हो रहा है। संजय,
बिल्कुल, तेल सप्लाई पर दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से जाता है, ये तो सबको पता है और ये छोटा मोटा हिस्सा नहीं है। उसका असर भारत में भी कैसे पड़ रहा है आप देख लीजिए। शिपिंग कंपनियां दुविधा में हैं, ऊर्जा कीमतों में उछाल देखा जा रहा, वैश्विक बाजार पर दबाव है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजरायल के बीच टकराव बढ़ने के बाद इस जलमार्ग पर हालात और बिगड़ सकते हैं और अभी भी बिगड़े हैं। पहले जहाज़ों पर हमले और धमकियों के चलते कई मार्ग प्रभावित हुए और जबकि कुछ जहाज़ों को ईरान ने अपने तट के पास सुरक्षित रास्ता भी दिया। सैन्य और रणनीतिक कदम के तौर पर अगर इसको देखा जाए तो ईरान ने जहाज़ों को रोकने की कोशिश की, अमेरिका ने नौसैनिक नाकाबंदी की, टैंकरों की आवाजाही पर रोक लगाई गई, 45 जहाज़ों को लौटने का आदेश दिया गया और अमेरिका की तरफ से 13 अप्रैल को ईरानी बंदरगाहों को नौसैनिक नाकाबंदी इनकी की गई। जैसे ईरानी टैंकरों को आवाजाही उसकी प्रभावित हुई और तेल निर्यात पर असर पड़ा। यूनाइटेड स्टेट सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि नाकाबंदी के बाद 45 वाणिज्यिक जहाज़ों को वापस लौटने का निर्देश दिया गया। कुल मिलाकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन बन चुका है और इसी पर जारी टकराव और पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बन चुका है। बिल्कुल, लगातार ये चिंता जो है वो बढ़ती जा रही है और इसी के साथ यहाँ पर असर जो है वो देखा जा रहा है। संजीव सर, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि ये इसी रफ्तार में इसी तरीके से आगे चलता रहेगा, कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, किसी भी शर्त पर यहाँ पर बातचीत जो है वो होने को बिल्कुल भी नजर आ नहीं रही है इस वक्त। ऐसे में हालात यही रहेंगे, वैश्विक बाजार पहले से चरमराया हुआ है, तो आने वाले वक्त में और कितने गंभीर हालात बाजारों के हो सकते हैं? हालात बहुत खराब हो सकते हैं और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो पूरा जो प्रोसेस है वो एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस दिखाई देता है, एक प्रोलॉन्ग सिचुएशन ये पूरी बनती हुई दिखाई दे रही है। और मैं लेकिन इसमें अवश्य पिंकी जी कहना चाहता हूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इस बात का लगातार दबाव बनाने की आवश्यकता है और जहां कहीं भी जिन भी राष्ट्रों के इन दोनों पक्षों के अंदर अपने अपने इन्फ्लुएंसेस हैं, अपने जो गुड ऑफिसेस का इस्तेमाल करते हुए वो अमेरिका को भी और विशेष रूप से जो ईरान की जो रिजीम है उसके ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश करें ताकि वो अपनी अंदर कुछ बदलाव लाएं, कुछ बिहेवियर चेंज करें और नेगोशिएटिंग टेबल पर आएं। और इस तरीके के दबाव को बनाने की नितांत आवश्यकता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात मैं पिंकी जी कहना चाहता हूं कि मुझे मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये जो सिचुएशन है वो बहुत लॉन्ग टर्म की सस्टेनेबल सिचुएशन नहीं करके रखी जा सकती है, सस्टेनेबल नहीं है। और ईरान खुद भी बहुत दबाव में है, ईरान के इकोनॉमी के ऊपर लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है क्योंकि ईरान का जो ब्लॉकेड है, फिर अमेरिका का जो काउंटर ब्लॉकेड है, उसकी वजह से ईरानियन एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स गहरे तरीके से प्रभावित हैं। उसके जो तेल के कुएं अगर ठप हो गए तो फिर उसको ओपन करने में भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और जाहिर है कि ये जो पूरी सिचुएशन है वो ईरान की इकोनॉमी को पूरी तरीके से रसातल में डाल सकती है। पहले से ही वो हाईली सैंक्शनड इकोनॉमी है और अच्छी स्थिति वहाँ पर आर्थिक रूप से पहले से ही नहीं है। इसी वजह से ईरान ने इसी दबाव में आकर के अमेरिका के सामने एक प्रपोजल रख दिया 4 पॉइंट का कि आप पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज को चलिए हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, यूरेनियम इनरिचमेंट पे बाद में बात करेंगे, इसको कि अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया है। और जाहिर है कि ये जो अब्बास अरागची कभी रशिया चले जाते हैं, कभी ओमान जा रहे हैं, तो इनकी ये जो विजिट हो रही है ये ईरानियन इस्लामिक रिजीम के अंदर की जो बेचैनी को भी दर्शाता है कि वो किस तरीके के दबाव को झेल रहे हैं। तो ऐसे में मेरे असेसमेंट के मुताबिक चूंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इससे काफी व्यथित है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के इस ब्लॉकेड से, और जाहिर है कि ईरान के ऊपर भी दबाव बढ़ता जा रहा है, अमेरिका भी प्रेशर में है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के संदर्भ में मैं सहमतियों को बनने की संभावना अवश्य देखता हूं और ये बहुत लंबे समय तक इस तरीके से बना करके स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं रखा जा सकता कि वहां पर कुछ सारा मूवमेंट ठप रहे। तो और लेकिन और इसके बारे में बातचीत हो सकती है और अमेरिका और रशिया और चाइना भी इस बात की कोशिश कर रहे हैं। विशेष रूप से चाइना इस बात की कोशिश करेगा कि वो वहां पर एक सहमति बनाने में अपना पूरा योगदान दे। लेकिन जहां तक यूएस और ईरान के बीच में और इजराइल यूएस और ईरान के बीच में कोई सहमति बनने का प्रश्न है, कोई डील मेकिंग की जो बात है वो आसानी से नहीं होगी और वो एक लंबी प्रक्रिया दिखाई देती है। लेकिन इस संदर्भ में मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं पिंकी जी कि ये जो सिचुएशन है में जो अब्राहम एकॉर्ड्स के तहत जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की प्रक्रिया चल रही थी 7 अक्टूबर 2023 के पहले, उसको लगातार अमेरिका को भी और इजराइल को भी और जो वेस्ट एशिया के जो राष्ट्र हैं
जो कि इस पूरे अब्राहम एकॉर्ड्स में शामिल थे, उनको और अधिक पुश करने की आवश्यकता है। ये उनको हमेशा ये अभी भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कहते हैं। यदि आप उनसे पूछें, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब कभी पूछा जाता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, तो वो कहते हैं कि आई वांट टू गेट इट स्टार्टेड अगेन। और इस तरीके का जो की बातें वो हमेशा कहते हैं कि मेरा बस चले तो मैं उसको भी तुरंत शुरू करना चाहूंगा। और इस तरीके का जो प्रयास है कि जिसमें कि डायलॉग को आगे बढ़ाया जाए, डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस की जो प्रक्रिया चल रही थी उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको मैं पुश करना होगा। और एक अच्छा डेवलपमेंट इस संदर्भ में मैं आपके दर्शकों के लिए अवश्य बताना चाहता हूं कि इजराइल ने यूएई में अपने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने शुरू किए हैं। और इस बात को दर्शाता है कि यूएई का इजराइल को जो रिकॉग्निशन था अब्राहम एकॉर्ड्स के साइन हो जाने के पहले, वो रिकॉग्निशन आज भी बना हुआ है। और यूएई तो अब अपने इंडिपेंडेंट निर्णय ले रहा है। आने वाले समय में यूएई के जो इजराइल के साथ संबंध और अधिक गहरे और प्रगाढ़ होंगे। और उसी तरीके से अन्य जो अरब वर्ल्ड के जो राष्ट्र हैं वो भी इजराइल के साथ अपने एंगेजमेंट्स को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। और ये जो प्रयास होगा, ये जो डायलॉग का जो प्रयास चल रहा है या आगे भी जो चलेगा, वो ईरानियन इस्लामिक रिजीम पे और अधिक दबाव बनाएगा। एक लाइन इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा सर कि अभी कल या परसों बयान था, शायद यूएई का ही बयान था कि अब वो दौर गया जब अमेरिका के भरोसे हम अपनी सुरक्षा की गारंटी को सुनिश्चित करके चले। वो समय गया, अब हमें अपने बारे में खुद सोचना पड़ेगा। इजराइल के साथ भी वो अपने संबंधों को बढ़ा रहे हैं। इजराइल के साथ भी अपने संबंधों को बढ़ा रहे हैं। और ये दिखाता है कि इजराइल के साथ यदि अरब राष्ट्र बात कर सकते हैं, यूएई बात कर सकता है और संबंधों को बढ़ा सकता है, तो ईरानियन इस्लामिक रिजीम क्यों नहीं बढ़ा सकती? आखिर ये इस्लामिक रिजीम जो है ईरान की इजराइल स्टेट ऑफ इजराइल से इतनी नफरत क्यों करती है? सही बात। ये सवाल यक्ष प्रश्न है, इसके बारे में उन्हें विचार करना चाहिए। यदि उन्हें शांति के साथ रहना है, इनका एक ही जवाब है सर, ये तो दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं कि इजराइल के अस्तित्व को ही नहीं चाहता ईरान, किसी भी कीमत पर नहीं चाहता, चाहे वो धार्मिक तौर पर हो, चाहे वहां पे उसकी मौजूदगी हो। ये खटकती रही और आने वाले वक्त में भी मुझे नहीं लगता कि जो तेवर इस वक्त ईरान दिखा रहा है, अगर ये सर्वाइव कर गया तो ये इजराइल के लिए भी आसान होने देगा। ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूं। तिवारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस्लामिक रिजीम के लिए बहुत खतरे पैदा करेगा। हाँ, ये तो है। सही तेवर बने रहे तो ये इस्लामिक रिजीम का जो भविष्य है और अधिक संकट में जाएगा, ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं। बिल्कुल। ओपी तिवारी साहब, सर अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का समाधान आप कितने महीनों, कितने सालों बाद देख रहे हैं कि हो पाएगा? क्योंकि दुनिया में जितने छोटे युद्ध हो चाहे बड़े युद्ध हो, किसी का समाधान साल, 2 साल, 3 साल में निकलता दिख नहीं रहा। अगर इसी तरीके से नाकाबंदी, घेराबंदी रहेगी तो फिर ये बहुत बड़े मंदी की तरफ भी इशारा करता है। दूसरा, इसका समाधान क्या 2 महीने में हो जाएगा, 6 महीने में होगा, या आपको भी लगता है कि ये साल 2 साल तक इसी तरीके से अब दुनिया को झेलना पड़ेगा? देखिए, असर तो पूरे विश्व में पड़ गया। बिल्कुल। सबसे ज्यादा परेशानी उन देशों की, छोटे देशों की है, जिनके पास स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है, दूसरे देशों के साथ नेगोशिएट करने की कैपेसिटी नहीं है, तो उनके पास गैस आने बंद हो गए, परेशान होने लगे। परेशान मिडिल ईस्ट के देश भी हो गए, इराक भी हो गया, ईरान भी हो गया, ताकि इनके जो क्रूड निकल रहा है वो जा कहाँ है। देखिए, चाइना ने ऑल्टरनेटिव रूट डेवलप कर लिया है। अभी देखिए, पाकिस्तान के माध्यम से चाइना के पास पहुंचेगा, ये समय नहीं लगेगा जिस तरीके से मिलना चाहेंगे। अभी किस तरीके से स्टेलमेट जो है, ये अमेरिका की फौज कब तक वहां रह सकती है, ये देखना पड़ेगा। कितने दिनों तक ये नाकाबंदी कर रखी है, कब तक सस्टेन कर सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। दूसरा, संजीव श्रीवास्तव जैसे बता रहे थे कि अगर मिडिल ईस्ट देशों को अमेरिका से ज्यादा इजराइल पर भरोसा है, तब एक शिफ्ट अवश्य होगा, फिर अमेरिका को यहाँ से निकलना पड़ेगा। जैसे इजराइल के ऊपर भरोसा आ जाता है तो इजराइल डेफिनेटली अमेरिका को कहेगा कि भैया अब जा सकते हैं, युद्ध विराम कीजिए, हम ईरान को चारों तरफ से घेर के रख लेंगे। जहां तक ये अमेरिकन फोर्सेज का सवाल है, वो सफल रहे नहीं, लेकिन इजरायली अगर बना लेते हैं बेसेज इन देशों में, तो ईरान को डेफिनेटली हमेशा प्रेशर में रख सकते हैं। इजराइल की क्षमता है और इजराइल के लोगों को फौजी जवान जो है मोटिवेटेड है और लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो इजराइल की लड़ाई का असर अलग होगा। देखिए, इजराइल का नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, इजराइल का एक भी एयरक्राफ्ट नहीं गया, अमेरिका के 20 से ज्यादा एयरक्राफ्ट चले गए। इजराइल ज्यादा सक्षम है। आप मेरे को, जैसे आप श्रीवास्तव जी की बात से मैं सहमत हो रहा हूँ, इसका प्रतीत यही हो रहा है कि ये मिडिल ईस्ट के देश हैं, उनका विश्वास इजराइल पर बढ़ेगा और इजराइल और मजबूत होगा, तभी जाके ईरान। जहां तक ईरान का सवाल है, इसी स्टेटमेंट आते रहते हैं। ईरान ने भी अटैक तो नहीं किया अभी तक, कितने साल हो गए, ईरान ने ऐसा कुछ नहीं किया। स्टेटमेंट तो हमारे भी कई पॉलिटिशियन नेता कुछ देते रहते हैं, तो जैसे उनके स्टेटमेंट से वो पब्लिक जनरेट करने के लिए बात अलग होती है। इसका मतलब नहीं है कि वो इजराइल को तबाह करना चाहता है। कई देश है, जैसे ताइवान को अमेरिका ने कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, सपोर्ट करता रहता है। इससे इंटरनेशनल सिचुएशन यहाँ देखिए कि ईरान ने खुद अटैक नहीं किया कभी, हमास ने खुद ही किया था। बिल्कुल सही। सर, आपकी आवाज रुक गई है।
आपकी आवाज नहीं आ पा रही, मैं दोबारा। ईरान ने 2003 में तैयारी शुरू कर दी थी अपनी। जी 2003 में तैयारी शुरू कर दी थी, जब उससे इराक को देखा था तो उन्होंने तैयारी की थी न हारने के लिए, जीतने के लिए नहीं। मैं ईरान का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन ईरान की ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो अटैक करके ऑफेंसिव हो सके, उसको बिल्कुल सही भी रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही सर। लेकिन ये जो बड़ी बात श्रीवास्तव जी ने कही है, संजीव जी ने, कि देखिए अब जो आप अब्राहम अकॉर्ड के बाद बार बार कही जा रही है, अगर उसके तहत ये सारी चीजें हैं, इजराइल अगर यूएई में अपने मिलिट्री वेपन्स को इंस्टॉल करता दिखाई दे रहा, अगर इन देशों के साथ जो उसके समझौते की बात कही जाती है, अगर ये रास्ता अख्तियार करने में इजराइल वाकई में सफल हो गया, तो ईरान के लिए अमेरिका हट भी जाए तो भी रास्ता आसान नहीं होगा, बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी, क्योंकि ईरान पूरे इस एरिया में, इस इलाके में अकेला पड़ जाएगा और इजराइल चारों तरफ से घेराबंदी करके फिर ईरान को मजबूर भी कर सकता है। ठीक है सर, आप सभी के धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। और देखना यह है कि ये जो 14 पॉइंट इस वक्त ईरान की तरफ से दिए गए हैं, इस पर डोनाल्ड ट्रंप आखिर रिएक्शन क्या देते हैं।